हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लोनली प्लेस टू डाई। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से जो कि एक पहाड़ की ऊंचाई को नापने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर चढ़ने के लिए वो एक एक करके तैयार होते हैं और फिर धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। रेडिसन जो कि काफी अच्छी थी इस काम में, लेकिन अभी भी उसे कभी कभी ये करने में डर लगता है क्योंकि कुछ सालों पहले उसने इसी चक्कर में अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था, जिसके बाद वो हर एक कदम फूक फूक कर रखती है। ऊपर चढ़ती है और तभी अचानक से एड को, जो कि अभी नया नया इस काम में आया है, वो फिसल जाता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि रेडिसन सही समय पर रस्सी को पकड़ लेती है जो कि पहाड़ से बंधी हुई थी, और अगर ऐसा नहीं होता तो आज फिर कुछ अनहोनी हो जाती। तभी रॉब, जो कि इनका तीसरा साथी था, वो नीचे की ओर आता है और उसे संभाल कर फिर ऊपर की ओर लेकर जाता है। कड़ी मुशक्कत के बाद ये लोग कैसे भी करके ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर रेडिसन चैन की सांस लेती है। पर वो एड के पास जाकर उसे समझाती है कि आगे से तुम ये लापरवाही कभी नहीं करोगे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि एक चूक की वजह से क्या क्या हो सकता है। वो माफी मांगता है और आगे से ऐसा ना करने का वादा करता है। अब ये लोग वहां से वापस आ जाते हैं और पास में ही बने एक गाँव में जाते हैं जहाँ पर एक कॉटेज है जहाँ इनके दो दोस्त ठहरे हुए हैं। वहाँ इनका वेलकम करते हैं और जिसके बाद रेडिसन फ्रेश होने के लिए चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग में वही आज सुबह वाली बात अभी भी घूम रही थी। अगर वो रस्सी पहाड़ से नहीं बंधी होती तो शायद आज वो मातम बना रहे होते, लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब फ्रेश होने के बाद सभी ताश खेलते हैं। तभी एड की नजर बाहर पड़ती है। वो देखता है कि आज मौसम काफी खराब है, इसीलिए वो सभी को बताता है कि शायद कल हम लोग हाइकिंग के लिए नहीं जा पाएंगे। पर एलेक्स कहता है कि ये तो हम सुबह ही देखेंगे, फिलहाल के लिए मैं चला सोने। अब अगली सुबह वो लोग देखते हैं कि मौसम अभी भी खराब है, इसीलिए एलेक्स सभी से कहता है कि हमें आज आसान वाला रास्ता अपनाना होगा क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसीलिए सभी उसकी बात को मान लेते हैं और फिर हाइकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये हाइकिंग उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक हाइकिंग होने वाली है। आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ऐसा कैसे हुआ। इन लोगों का सफर शुरू होता है। सभी लोग कई घंटों की ट्रैकिंग करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक लेते हैं, जिस बीच एड कहता है कि उसे टॉयलेट करने के लिए जाना है, जिसके लिए वो अपने दोस्तों से कुछ दूरी पर जाकर रुकता है। लेकिन तभी वहां उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जो किसी की रोने की थी। इसीलिए वो फौरन अपने दोस्तों को बुलाता है। सबसे पहले वहां पर रेडिसन आती है। वो उसे भी वही आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उसे सुनाई देती है। वो और लोगों को बुलाती है और सभी को शांत रहने को कहती है, जिससे उन्हें समझ आता है कि ये किसी इंसान की आवाज है जो कि रो रहा है। वो फौरन उस साउंड का पीछा करने लगते हैं और उन्हें थोड़ी ही दूर पर जमीन के ऊपर एक पाइप गड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं कि असल में यहाँ से कौन सा पाइप जा रही है। लेकिन तभी वो आवाज फिर से आती है जो कि उस पाइप के नीचे से थी। वो फौरन उस जगह को खोदते हैं और उन्हें जो दिखाई देता है वो सभी को हैरान कर देता है। असल में दोस्तों, वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी जिसे किसी ने इंटेंशनली यहाँ पर गाड़ा हुआ था। लेकिन क्यों, यही सवाल उन्हें खाया जा रहा था। पर जेनी सबसे पहले तो उस गड्ढे में कूदती है और फिर उस बच्ची को सहारा देती है, उसे पीने को पानी देती है और उसे लेकर फौरन बाहर आती है। वो बच्ची अपना नाम एना बताती है, लेकिन इसके बाद वो जो कुछ बताती है उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो किसी दूसरे भाषा में बात कर रही थी। एक एक करके सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी रॉ कहता है कि इसे जिस किसी ने भी यहाँ पर गाड़ा है वो इसे मानना नहीं चाहता, या तो उसने ये किसी के कहने पर किया होगा, तभी उसने उस पाइप को यहाँ लगाया है ताकि वो जिंदा रहे और सांस लेती रहे। तो एलेक्स कहता है कि हमें इसको बचाना होगा, किसी सेफ जगह पर छोड़ना होगा जहाँ से ये अपने घर जा सके। इसीलिए वो लोग मैप निकालते हैं और उसमें सबसे पहले वाले विलेज को ढूंढते हैं जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था। अब वहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते थे, जिसमें से एक शॉर्टकट भी था जो थोड़ा खतरनाक होता है और दूसरा था वो थोड़ा लंबा होता है। वो इस बच्ची को लेकर उस शॉर्टकट से नहीं जा सकते, इसीलिए रॉ और रेडिसन, जो कि सबसे अच्छे क्लाइंबर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे उस विलेज तक और वहां जाकर मदद लेकर आएंगे। तब तक तुम लोग इस बच्ची को लेकर लंबे वाले रास्ते से आगे बढ़ो। सभी लोग राजी होते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इन्होंने ये सही किया या फिर उस बच्ची को वहीं छोड़ देना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए? पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें खतरा बहुत ही ज्यादा है। दोनों शॉर्टकट रास्ते को पकड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। उनके बीच में एक चट्टान आती है जहां से उन्हें नीचे उतरना था। एडिसन रस्सी को फेंकती है और फिर उसको पकड़कर नीचे की ओर जाने लगती, पर तभी उसकी रस्सी का एंड हो जाता है। अब उसके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करती है। फिर धीरे धीरे करके नीचे की ओर जाने लगती है, जिसके बाद अब बारी होती है रॉ की। उसके पास तो रस्सी पूरी थी, इसीलिए वो आसानी से उतरने लगता। लेकिन इस खेल में जरा सी भी चूक आपकी जान ले सकती है।
ये बात शायद रॉ को पता नहीं होती, इसीलिए वो गलती से रस्सी के हुक को टाइटली बांधना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है और वो जाकर गिरता है सीधा नीचे पत्थरों में और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये मंजर तो रेडिसन देख ही नहीं पाती, इसीलिए वो अपना मुंह हटा लेती है उसकी लाश के ऊपर से और खुद धीरे धीरे करके नीचे जाने लगती है। उसके पास तो रस्सी भी नहीं थी, अगर वो जरा सा स्लिप हुई तो मारी जाएगी। उधर हम तीनों को देखते हैं, एड एना को अपने गोद में उठा लेता है और लेकिन वो उससे डरना शुरू हो जाती है, वहां से भागने लगती है और इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ते हैं और फिर जेनी उसे अपने पास में रखती है। उसे किसी भी आदमी के पास जाने में डर लग रहा था, जो सीधा संकेत दे रहा था कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो जरूर किसी आदमी ने किया होगा। वहीं दूसरी ओर रेडिसन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रही थी, पर तभी ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक पत्थर आकर रेडिसन के मुंह पर लगता है और इस चीज से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो स्लिप होकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसकी स्पीड पेड़ों की वजह से कम हो जाती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो पत्थरों की जगह पानी में गिरती है, जिस वजह से उसकी हालत रॉ जैसी नहीं होती। कुछ देर बाद वो तैरते हुए किनारे पर आती है और वहीं पहुंच जाती है जहां पर रॉ की लाश पड़ी हुई थी। उसी के साइड में वो बेहोश भी हो जाती है। जब घंटों बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे किसी ने एक बॉक्स में बंद कर दिया है, सेम जैसे आना बंद थी। वो बहुत कोशिश करती है ऊपर जाने की, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और इसीलिए वो थक हार कर वहीं गिर जाती है। अब जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से वहीं पर थी, रॉ के पास। दरअसल दोस्तों ये बस उसका एक बुरा सपना था। अब वो रॉ के पास जाती है, उसकी रस्सी पर उसकी नजर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि किसी ने जानबूझकर उसकी रस्सी को काटा था। शायद ये वही लोग होंगे जिन्होंने आना को उस बॉक्स में बंद किया। तभी रेडिसन की नजर ऊपर पहाड़ पर पड़ती है, जहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिससे वो डर जाती है और भागना शुरू कर देती है। उधर हम उन चारों को देखते हैं जो एक खुले रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। तभी हम उनके ऊपर एम कर रहे दो शिकारियों को देखते हैं जो गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से दो और लोग आते हैं जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। वो उन दोनों से कहते हैं कि ये हमारा शिकार है और ये बोलकर वो उन दोनों को शूट कर देते हैं। दोस्तों जहां तक लग रहा है शायद ये लोग वही है जिन्होंने रॉ की रस्सी को काटा, पर आना को किसने बंद किया इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है। अभी वहां रेडिसन भागते हुए एक नदी के पास पहुंचती है और वहीं उसे अपने और साथी भी मिल जाते हैं। वो उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ हुआ, लेकिन पानी बहने की तेज आवाज होती है और वो उसकी आवाज सुन नहीं पाते। इसीलिए वो उन्हें इशारों में बताती है कि किसी ने जानबूझकर रॉ की रस्सी काट दी और अब वो जिंदा नहीं है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते और इसी बीच अचानक से एक और हैरत अंगेज चीज होती है। एक गोली आकर लगती है जेनी के सर पर, जो जाकर सीधा पानी में गिर जाती है। अब उसके हाथ में आना भी थी, इसीलिए वो भी उसके साथ तेज बहाव में बहने लगती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अब वो यहाँ से भागें या फिर आना को बचाएं, या फिर अभी भी क्या जेनी जिंदा होगी, लेकिन क्या पता दूसरी गोली आकर इन्हें लग जाए। सभी इधर उधर भागना शुरू करते हैं क्योंकि अभी भी गोलियां लगातार चल रही थी, जिसकी वजह से रेडिसन पानी में कूद जाती है और सभी जंगल के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। रेडिसन जब पानी के अंदर जंप मारती है तो वो देखती है कि वहां पर जेनी भी है, लेकिन जब वो उसके करीब जाती है तो वो देखती है कि उसकी आंख ही गायब है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन ऊपर आती है जहां पर उसे आना दिखती है जो कि बेहोशी की हालत में बह रही थी। वो फौरन उसे पकड़ती है और किनारे तक लेकर आती है। ये उस जगह से थोड़ी दूरी पर आ गई थी, इसीलिए उन शिकारियों की नजर इन पर गई नहीं। वो फौरन एना को ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है जिससे कि वो होश में तो आ जाती है, लेकिन उन दोनों शिकारियों ने इन्हें देख लिया था। इसीलिए रेडिसन एना को भागने को कहती है और खुद वहीं रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि एना को कुछ हो। उधर रेड भी भाग रहा होता है कि तभी उसे एना एक पत्थर के पीछे बैठी हुई मिलती है। वो उसके पास जाता है और चुप रहने को कहता है, और अब तक एना को भी पता चल गया था कि कौन सही है और कौन गलत है, इसीलिए वो इस बारी उसे दूर नहीं भागती बल्कि उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है। दोनों जाकर एक जगह रुकते हैं, लेकिन वहाँ ये दोनों भी पहुंच जाते और इसी बीच उसे रास्ते में एलेक्स भी दिख जाता है। दोनों एक पत्थर के पीछे छुपे रहते हैं। इसी बीच दूसरी ओर से एड और एना भी आ जाते हैं। उसके पास सारे और एक जगह पर सभी मौजूद हो गए थे, लेकिन आखिर ये लोग हैं कौन और इन्हें क्यों मारना चाहते हैं। यहाँ एलेक्स एक प्लान बनाता है कि कैसे भी करके हमें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा, वरना वो हमारे ऐसे ही पीछे करते रहेंगे। इसीलिए वो खुद कहता है कि मैं जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा और इसी का फायदा उठाकर तो मैं एना को लेकर यहाँ से दूर चले जाना। अब कुछ देर बीत जाने के बाद वो दोनों शिकारी भी परेशान हो जाते हैं कि वो लोग कहाँ चले गए। तभी उन्हें एलेक्स दिख जाता है जिसके हाथ में आना होती है। वो फिर से पीछा करना शुरू कर देते और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसमें से कुछ जाकर एलेक्स के पैर में भी लगती है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता और एक जगह रुक जाता है। उसे पता चल चुका था कि अब उसका अंत करीब है, इसीलिए वो अपने आखिरी पलों में जेनी के साथ बिताए उन यादों को याद करता है कि तभी एक गोली चलती है जो उसके आर पार हो जाती है। अब जब वो दोनों इसके पास आते हैं तो गुस्सा हो जाता, क्योंकि उसके हाथ में एना नहीं बल्कि एक डमी था जो उसी की तरह लग रही थी। यहाँ पे हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि दरअसल इन्होंने एना को अगवा
किया था, उसके डैड से फिरौती की रकम मांगी थी, जिसके बाद वो एना को छोड़ देंगे। लेकिन इनका प्लान फेल होता नजर आ रहा है और यहाँ पर एना भी अब भाग चुकी है, इसीलिए इनका काम भी बढ़ गया है। दूसरा बंदा कहता है कि उन्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन हेड कहता है कि अभी नहीं, हमें उन पैसों की जरूरत है, इसीलिए हमें उसे ढूंढना होगा कैसे भी करके। इसी बीच हम तीनों लोगों को देखते हैं जो असल में एना के डैड के लिए काम करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आदमी है। उसने इन तीनों को एना को ढूंढने के लिए भेजा है। अब वो धीरे धीरे करके इसी जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। उनके पास वो फिरौती के पैसे और एक जीपीएस भी है, जो कि शायद उन दोनों किडनैपर की लोकेशन को बताता हो। उधर हम एड को देखते हैं जो रैडिसन से वही बात कहता है कि शायद वो लोग किडनैपर हैं जिन्होंने एना को अगवा किया है और जाकर उस बॉक्स में बंद कर दिया। लेकिन अभी वो हमारे साथ है, इसीलिए हमें वापस से एना को उसी बॉक्स में रख देना चाहिए और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम भी मारे जाएंगे। लेकिन रैडिसन नहीं मानती और विलेज तक चलने को कहती है। वो लोग पूरे दिन चलते रहते हैं और फाइनली रात में जाकर उस गाँव तक पहुँचते हैं। वहां जाकर वो लोग सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, इस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, वो सब बताते हैं। लेकिन उस ऑफिसर को इनकी बातों पर यकीन ही नहीं होता, इसीलिए वो इन्हें बाहर बैठने को कहता है। जब कुछ देर बीत जाते हैं तो एड को लगता है कि ये ऑफिसर भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो उन दोनों को लेकर वहां से जाने लगता है। वो पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो एड उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में वहां पर मार्टी आ जाता है, जो कि शिकारियों के हेड का भाई था। वही किडनैपर वो उस ऑफिसर को गोली मार देता और अब इन तीनों के पीछे पड़ जाता। तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रात गांव में किसी तरह का रिचुअल हो रहा था, जिस वजह से बाहर बहुत भीड़ होती है। वो इसी का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर जॉनी आ जाता है, जो कि एना के डैड के भेजे हुए लोगों में से एक था। उसे लगता है कि एना के साथ जो है वही उसका किडनैपर है और इसीलिए वो एड को शूट कर देता है, जिससे उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है और वो तो रैडिसन को भी मारने वाला होता है कि तभी वहां पर मार्टी आ जाता है और उसे गोलियों से भून डालता है। लेकिन इतनी देर में जॉनी अपने बॉस मार्क को खबर कर देता है, जो कि हेड के साथ बैठा हुआ था। वो डील कर रहा होता है कि वो पैसे दे दे, जिसके बाद वो एना को भी छोड़ देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उसे मार देंगे। इतनी ही देर में मार्क के पास खबर आ जाती है कि एना असल में मार्टी के पास नहीं है, वो किसी और के पास, जिसके बाद वो उस पर ही हमला कर देते हैं और उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसे बाहर मार्क का साथी देख लेता है और उसके साथ देने के लिए अंदर आता। उधर हम रैडिसन को देखते हैं जो भागते हुए एक घर में छुप जाती है, लेकिन मार्टी इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो वहां भी पहुंच जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। यहाँ एना तो बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन रैडिसन और उसके बीच में अभी भी लड़ाई चल रही थी। तभी रैडिसन मार्टी को एक कमरे में बंद कर देती है और ऊपर जाने लगती, लेकिन वो बाहर आ जाता है और रैडिसन को मार कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो एना को ढूंढने लगता है। लेकिन इतने में रैडिसन को होश आ जाता है और वो उसकी खिड़की से नीचे धक्का दे देती है, जिससे कि उसकी फाइनली मौत हो जाती है। दोनों ही बच जाते हैं, लेकिन घर में आग लग गई थी, इसीलिए वो सबसे पहले तो एना को घर से बाहर एक घास के ढेर पर फेंक देती है। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो इस स्मोक की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उधर हम हेड को देखते हैं जो पैसों को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में एंडी वहां पहुंच जाता है और उसे बहुत ही मारता है और गाड़ी में बैठा लेता है। कुछ देर बाद जब रैडिसन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे बचा लिया गया है। फायर फाइटर की वजह से जब रैडिसन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा होता है तो एना उसके पास आकर खूब रोती है। कुछ दिन पहले तक दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अब शायद एना के लिए रैडिसन एक फरिश्ता बनकर आई है। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि एक बच्ची की जान बचाने के लिए 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ ही दूरी पर हम मार्क को खड़ा हुआ देखते हैं, जो एना को सेफ देखकर खुश होता है। उसके डैड को ये न्यूज़ दे देता है, जिसके बाद वो लोग हेड को लेकर जंगल में जाते हैं जहां पर एना के डैड आए हुए थे। वो उसके सामने हेड को लाया जाता है और वो ऑर्डर देते हैं कि इसे भी वहीं बंद कर दो जहां से इसने मेरी बेटी को बंद किया था, पर उस पाइप को हटा देना। और यहाँ पर इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। आखिर में एम्बुलेंस में रैडिसन अपने साइड में एना को सेफ देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अभी उसके डैड को नहीं पता कि असल में उनकी बेटी की जिंदगी किसने बचाई है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आप होते तो एना की जान बचाने की कोशिश करते या फिर अपना काम से काम रखते? इस सवाल के साथ ये कहानी यहीं पर अंत होती है। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।